हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। हमने अपना चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था और आज हम चैप्टर 6 अपना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जो हमारे अब तक हमने क्या पढ़ा है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पर जो आज का जो चैप्टर है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि हमने सबसे पहले कोल्ड वॉर था उसके बारे में पढ़ा कि वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आता है कि दो जो सुपर पावर थी, इसमें क्या हुआ कि कोल्ड वॉर में 2 सुपर पावर की एमर्ज हुई। फिर सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो एक सुपर पावर थी यूएसएसआर, वो खत्म हो गई, उसके क्या रीजंस थे। देन सेकंड हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में कि जो दूसरी सुपर पावर थी यूएसए, उसके साथ क्या हुआ और वो कैसे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट की। फिर उसके बाद हमने चैप्टर 4 में पढ़ा कि जो पावर के अल्टरनेटिव सेंटर थे, जैसे ईयू था, एशियन था, इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा। एंड एट द एंड चैप्टर 5 में हमने पढ़ा साउथ एशिया के बारे में कि जो साउथ एशिया उसमें कौन सी कंट्री है, ऑल अबाउट साउथ एशिया। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो चलिए आज का हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका रोल हम पढ़ेंगे कि जो सोवियत यूनियन थी उसके कोलैप्स होने के बाद जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी क्या वो रह जाती है, भूमिका रह जाती है, यानी क्या रोल प्ले करती है। देन अब हम फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें जो अमेरिका है, अमेरिका की पावर सबसे ज़्यादा है, तो ये कैसे अमेरिका का को फेस करता है, यानी कैसे उनको चैलेंज करता है। साथ ही इनका जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात यहाँ पर की जाएगी और क्या कहते हैं, इनको इन पर हाईलाइट किया जाएगा। और इन्हीं में से जो अमेरिका थी वो एक इसके लिए, जो अमेरिका इतनी पावर गेन कर रहा था वो इसके लिए एक चैलेंज था, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही यहाँ पर की जो यूएनएससी है इसके रिफॉर्म और जो इसका प्रोसेस है और यहाँ पर आने वाले चेंजेस और डिफ़िकल्टी को भी लेके हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। जो यूएनएससी है ये सिक्योरिटी काउंसिल है, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है यूनाइटेड नेशन का, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो इंडिया है उसकी यूएन में क्या इन्वॉल्वमेंट रही है, यानी जो यूएन है उसको लेकर इसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं और चेंजिंग सिनेरियो में जो यूनाइटेड नेशन है उसको लेकर इंडिया है वो क्या सोचता है। एंड जो लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम कुछ अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात करेंगे साथ ही। तो बेसिकली इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले इसकी जो ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है एक बार सबसे पहले हम इन्हीं को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लोगों के बारे में बात करते हैं कि जो इसका लोगो है, यानी यूनाइटेड नेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका लोगो है हम इसके बारे में बात कर देंगे। जो ये लोगो है इस लोगो में हम फ्लैग भी बोल सकते हैं इसे, जो बेसिकली जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का फ्लैग जो लोगो है वो कुछ इस टाइप में, तो हर एक उसको लोगो मिला हुआ है। तो वैसे ही यूनाइटेड नेशन का भी एक अपना अलग लोगो है। और इस लोगो में बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो इस जो ये लोगो है इसमें वर्ल्ड मैप है, इसमें वर्ल्ड मैप को शो किया गया है, यानी ये यूनाइटेड नेशन का एक सिंबल चिन्ह है, यानी सिंबल बोल सकते हैं। और इसी के साथ ही इसमें क्या लगी हुई है, जैतून की जो ओलिव ब्रांचेज होती है ना, हिंदी में उसे जैतून बोलते हैं, कि जैतून वाली जो पत्तियां हैं वो इसके चारों तरफ बनी हुई है, यानी ऐसे। एक मिनट इसकी शेप को मैं दिखाती हूँ। एक ऐसे ये शेप लेके इसमें वर्ल्ड मैप है और इसके जो सराउंडिंग है वो एक ओलिव्स ब्रांचेज है, यानी जैतून की पत्तियां हैं। जो लीव्स हैं ये क्या काम करती हैं, ये जो वर्ल्ड पीस है उसको सिग्निफाइंग करती है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड पीस के लिए काम करेगी। तो अब हम इनकी जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने कहा था कि इनके बारे में पढ़ेंगे, तो अब हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी करते हैं। क्योंकि अगर हम टॉप चैप्टर पढ़ेंगे तो और फिर बीच बीच में इन ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वो है आईएमएफ, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
बेसिकली ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अपनी क्या कहते हैं इसे एक लेवल बनाए रखी है, एक स्टैंडर्ड बनाए रखा है इसने। तो बेसिकली इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो कब हुई थी, जब कोल्ड वॉर था वो ख़त्म हुआ था, तो उसके उस टाइम पर जो ये आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि वर्ल्ड था वो काफ़ी सारे क्रीजेस से निकल रहा था, यानी काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। तो वहाँ पर इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी हेल्प की थी। एंड जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इनकी हेल्प थी वो किस चीज़ को लेके थी, कि जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में, यानी उसको हेल्प प्रोवाइड करने में। तो उन्हीं में से जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये उन्हीं टाइम की ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। तो वैसे क्या करता है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है, देखता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड रेगुलेशंस को देखता है, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एक फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं उनको देखता है, और अगर कोई कंट्री मांगती है तो उन्हें फंड भी प्रोवाइड करता है, यानी उन्हें हेल्प फंड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे भी उन्हें हेल्प चाहिए उन्हें हेल्प प्रोवाइड करता है। एंड जैसे कि जीएफएस है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, इसको हम हिंदी में कहते हैं वैश्विक वित्त व्यवस्था। तो इसमें क्या करता है कि इसमें ये जो वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड हो रहा है तो उससे रिलेटेड, यानी जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करता है। तो बेसिकली इसमें 188 कंट्री, यानी पहले 84 थी बट अब 88 कंट्री इसकी मेंबर है। पर जो क्या कहते हैं कि जो हर एक मेंबर है उसकी जो पोजीशन है वो सेम नहीं है, इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं सबके सेम नहीं है। बेसिकली जो आगे की टॉप 10 कंट्रीज है उन्हें ज़्यादा पावर मिली हुई है, यानी सभी को इक्वली राइट्स नहीं मिले हैं। जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उन्हें अकेले 55% पावर मिली है, यानी उनका जो हम बोल सकते हैं कि जो उनका दबदबा है वो बाकी अदर कंट्री से काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो कंट्री है ये ग्रुप 8 की जो मेंबर हैं वे वाली कंट्री है। जैसे बेसिकली इसमें आता है अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा और रूस। तो बेसिकली ये वाली जो कंट्री है इन्हें ज़्यादा पावर मिली है। एंड जो क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया एंड जो चाइना है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। एंड जो अमेरिका है, यानी अमेरिका ओनली 16.75% वोटिंग पावर रखता है, यानी अकेले जैसे पूरा ये ग्रुप है तो अकेली जो 70% पावर है वो नियर बाई 70% पावर अमेरिका के पास है। तो इसमें इन जो ये वाली कंट्री हैं इनका जो रोल है वो ज़्यादा है। उसके बाद जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आती है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप काफ़ी जानते भी होंगे या आपने काफ़ी बार नाम भी सुना होगा। तो जैसे कि जो वर्ल्ड बैंक है ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, 1 सेकेंड, इसको क्रिएट किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी आफ्टर 1945 के बाद इसे इस्टेब्लिश किया गया था एज ए फॉर्मल तरीके से, इसे काफ़ी इस्टेब्लिश किया था। और इसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनसे रिलेटेड होती हैं, यानी उन पर ज़्यादा फोकस करती हैं इसकी एक्टिविटी। और जो ये बैंक हैं ये काम करते हैं जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, इन चीज़ों के लिए काम करते हैं। तो इनमें भी जो जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट है इसके भी अलग अलग पार्ट्स आ जाते हैं, तो इनके लिए ये काम करते हैं। साथ ही ये काफ़ी तरह के लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करवाते हैं जो इनकी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। और जो ये लोन प्रोवाइड करता है, बेसिकली लोन तो वापस देना पड़ता है, पर जो ये ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, जो काफ़ी पूल्स कंट्री होती हैं जो इतनी स्टेबल नहीं होती है कि जो ये लोन और ग्रांट्स है वो वापस दे सकें, तो उन्हें ये लोन देना भी नहीं होता है। तो इसी चीज़ के कारण इसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जो ये वर्ल्ड इकोनॉमी है इसको कहीं ना कहीं अफेक्टेड कर रहा है। तो ये था वर्ल्ड बैंक के बारे में। अगर आपको वैसे पता होगा जो दिल्ली जल बोर्ड है, यानी डीजीबी है, वो कोई एक ऐसी संस्था नहीं है, उसकी जो जैसे एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही दी जाती है, यानी जो डीजीबी है इसको हम एक एनजीओ की तरह भी मान सकते हैं। तो इसकी ये जो है इसके एम्प्लॉय को सैलरी वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है।
उसके बाद जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आती है वो है WTO। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और बेसिकली जो ये ऑल में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको बता रही हूँ, प्लीज़ आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो पेपर है उसमें हमारे एक एक दो दो मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें बेसिकली यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि WTO के बारे में बताओ, और जो IMF है ये क्या है। तो यही क्वेश्चन है, इन्हीं से हमारे मार्क्स जो हैं वो गेन हो जाते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये रूल्स सेट करता है ग्लोबल ट्रेड के लिए, यानी जो वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड हो रहा है उसके लिए रूल्स यही WTO ही सेट करता है कि जो कौन कौन सी रूल्स और जो रेगुलेशंस है वो फॉलो करनी पड़ेंगी, एंड सब कुछ यही डिसाइड करता है। तो इसकी जो ये इसको सेटअप किया गया था 1995 में, यानी इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो 1995 में हो गई थी। और ये सक्सेसर ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, ये कैसे काम करता है, ये काम करता है सक्सेसर ऑफ गेट की तरह एज ए काम करता है। इसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो बेसिकली जो ये फुल फॉर्म से ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एक मार्क्स की आ जाती है, और मैं जब हमारी ये बुक ख़त्म हो जाएगी तो इस बुक में जितनी भी ये जो शॉर्ट फॉर्म है इनके लिए इनकी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। और आप अगर आपको कुछ इन चैप्टर्स में दिक्कत हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये गेट की जो सक्सेसर की तरह काम करता है। एंड जैसे क्या होता है, ये जो गेट था ये अपनी स्टेब्लिश में आया था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद आया था, और फिर इसको और सक्सेसर किया गया, और 1995 में इसको चेंज करके WTO बना दिया गया था। एंड इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो है 157, जो कि 157 मेंबर्स कंट्री है इनके। तो जो भी इसका डिसीजन है वो लिया जाता है जब ये सभी मेंबर एग्री हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, तभी कोई डिसीजन लिया जाता है। यानी ये नहीं है कि कुछ कंट्री एग्री है कुछ नहीं है, जब सभी कंट्री एग्री होती है तभी किसी रूल या कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है तो उसको पास किया जाता है। पर जो कुछ पावरफुल चीज़ें हैं जैसे US, EU, जापान जैसी जो ये कंट्री हैं, या फिर जो सुपर पावर्स हैं, बड़ी पावर बोल सकते हैं हमें, वो कहीं ना कहीं जो इसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो इस तरीके से बनाती हैं कि जो ये वाली कंट्री हैं इनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। इसीलिए जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ के लिए कंप्लेंट करती रहती हैं कि जो ये WT है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी हमें ज़्यादा इक्वली इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो बेसिकली ये था WTO के बारे में। तो हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IAEA। जो इसकी फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। तो बेसिकली जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1957 में। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है कि जो न्यूक्लियर पावर है उसका पीसफुली यूज़ करने के लिए मोटिवेट करती है कि आप जो ये इसका न्यूक्लियर पावर का यूज़ कर रहे हो उसे सिर्फ पीस के लिए करो, ना कि किसी भी तरह की वॉयलेंस के लिए। तो बेसिकली ये चीज़ें यही देखती है, और साथ ही ये ट्राई करती है कि इसका जो यूज़ है उसको रोका जा सके, और एफर्ट्स करती रहती है कि भी किसी भी आर्मी जो फाइट होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसमें इसका यूज़ ना किया जाए। और इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी होती है उनकी ये जांच भी करती है, ताकि इसका जो ये न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इसका यूज़ किसी भी तरह की आर्मी कॉन्फ्लिक्ट में ना हो। तो बेसिकली यही थी जो इसके, अब इसके बाद क्या है, 2 ऑर्गेनाइजेशन और बचती हैं, पर वो हम आज नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वे 2 छोटी छोटी जो है, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें है एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरी है ह्यूमन राइट्स वॉच। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।